हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं और लेक्चर नंबर 5 में हम देखने वाले हैं स्ट्रोक के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, जो कि स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। होता क्या है, जब भी हमारा ब्रेन में कोई भी चोट लगता है या स्ट्रोक होते हैं, ब्लड सप्लाई रुक जाते हैं, तो हमारे कुछ पार्ट जो है अफेक्ट हो जाते हैं ब्रेन में। तो कौन से पार्ट अफेक्ट होते हैं? तो पैराइटल लोब के जो पैराइटल लोब जो होते हैं ब्रेन में, वो डिफेक्ट हो जाते हैं। इसमें डिफेक्ट आने के कारण क्या होता है, आपका स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर हो जाता है। क्या होता है? बोलने में, समझने में ये डिसऑर्डर देखने को आपको मिलता है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से डिसऑर्डर हैं। तो सबसे पहले है ब्रोका मोटर एक्सप्रेसिव नॉन फ्लुएंट एफेसिया। एफेसिया का क्या मतलब होता है? एफेसिया में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को समझ नहीं पाते हैं, किसी चीज को लिख नहीं पाते, किसी चीज को राइट नहीं कर पाते हैं और कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ये मतलब कि हम टोटल स्पीच जो लॉस हो जाता है उसी को एफेसिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? एफेसिया। एफेसिया में कौन देखने वाले? ब्रोको मोटर एक्सप्रेसिव नॉन फ्लुएंट एफेसिया। इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड तो होता है, लेकिन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड नहीं होता है। क्या होता है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड नहीं होता है। ब्रोका मोटर एक्सप्रेसिव नॉन फ्लुएंट एफेसिया में समझने की क्षमता होती है, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है आपका वर्निकिस सेंसरी रिसेप्टिव फ्लुएंट एफेसिया। इसमें क्या है? फ्लुएंट एफेसिया है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम बोल तो पाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन बोल पाते हैं। थर्ड है टोटल एफेसिया। टोटल एफेसिया मतलब कि लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोडक्शन इन स्पीच। ना तो हम कुछ समझ पा रहे हैं, ना ही कुछ बोल पा रहे हैं। दैट इज टोटल एफेसिया। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल एफेसिया। टोटल एफेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। ना ही स्पीच प्रोड्यूस हो पा रहा है, ना ही कुछ समझ पाते हैं। दैट इज टोटल एफेसिया। फोर्थ जो है एप्रेक्सिया एंड एग्नोसिया। क्या है? एप्रेक्सिया एंड एग्नोसिया। अब ये एप्रेक्सिया एग्नोसिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन पर्पजफुल मूवमेंट, एप्रेक्सिया। इसमें हम एप्रेक्सिया एग्नोसिया हम सबसे पहले देखने वाले हैं एप्रेक्सिया। अब ये एप्रेक्सिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन पर्पजफुल मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट हम करना चाह रहे हैं, आप कोई पर्पज के लिए करना चाह रहे हैं, जैसे हम खाना खाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर उसको बोल दिए कि आप खाना खा लीजिए, तो वो खा नहीं पाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं एप्रेक्सिया, मतलब डिफिकल्टी इन पर्पजफुल मूवमेंट। इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड मोटर और सेंसरी कोऑर्डिनेशन। उस बंदे के पास अच्छा सा मतलब उसका सारा फंक्शन काम कर रहा है, मोटर फंक्शन काम कर रहा है और सेंसरी फंक्शन दोनों काम कर रहा है, लेकिन अगर हम उसको बोल दिए कि आपको ये मूवमेंट करना है, आपको खाना खाना है, लेकिन वो नहीं खा पाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एप्रेक्सिया कहते हैं। अब एप्रेक्सिया जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आइडियो मोटर, आइडियोनेशन एंड कंस्ट्रक्शनल। तो आइडिया मोटर क्या होता है उसको देखने वाले हैं। आइडियो मोटर में होता है कि पर्पज अंडरस्टैंड अनेबल टू डू बट डू ऑटोमेटिकली। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को हम बोल दिए कि आपको ये काम करना है, आपको खाना खाना है, तो वो समझ जाएगा, लेकिन उसको कर नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? आइडियो मोटर में क्या होता है, किसी पेशेंट को हम बोले आपको खाना खाना है, तो उसका खाना खाना एक पर्पज है उसका, तो वो तो समझ गया, लेकिन उसको कर नहीं पा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? आइडियो मोटर। लेकिन हाँ, वही जो है वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। जब उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे ना, खाना रखा हुआ है, ऑटोमेटिक छोड़ दिए, खाना रख के बस छोड़ दिए, तो वो क्या करेगा ना, सोचते सोचते खाना उठा खा लेगा। लेकिन अगर बोलेगा तो वो खाना खाना है, तो वो नहीं खाएगा। दैट इज आइडियो मोटर। उसके बाद है आइडियोनेशन। क्या है? आइडियोनेशन। ये क्या होता है? एब्सेंट माइंडेड, मतलब कि दिमाग जो है पूरा एब्सेंट है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दैट इज आइडियोनेशन। आइडियोनेशन में मतलब क्या हो रहा है? एब्सेंट माइंडेड। पेशेंट का जो माइंड है वो पूरा एब्सेंट हो चुका है, फेल टू डू बोथ। ना ही समझ पा रहा है, ना ही कर पा रहा है। खाना भी सामने रख देंगे तो वो नहीं खाएगा और नहीं कुछ समझ पा रहा है। दैट इज आइडियोनेशन। एंड थर्ड वन इज द कंस्ट्रक्शनल। कंस्ट्रक्शनल का मतलब होता है इनएबिलिटी टू इनिशिएट सिंपल अरेंजमेंट। कोई भी सिंपल अरेंजमेंट नहीं कर पाता है। दैट इज कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया। मतलब कि कोई भी सिंपल अरेंजमेंट नहीं कर पाता है। उसको ड्राइंग दे दें करने के लिए, ड्राइंग नहीं कर पाएगा। अगर उसको एबीसीडी का ब्लॉक दे देंगे, वो उसको भी अरेंज नहीं कर पाएगा। या जो घर बनाने वाला ब्लॉक्स होता है छोटे छोटे छोटे, वो भी दे देंगे तो वो भी नहीं कर पाएगा। दैट इज एप्रेक्सिया का कंस्ट्रक्शनल है। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले एग्नोसिया। अब ये एग्नोसिया क्या होता है? फेलियर टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाना ही क्या कहलाता है? एग्नोसिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्नोसिया कहलाता है।
फेलियर टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एग्नोसिया। और ये किस कारण से एग्नोसिया होता है? तो पराइटो ऑसिपिटल रीजन में कोई लीजन हो गया, उस कारण से क्या होता है? एग्नोसिया होता है। ठीक है, एग्नोसिया किस चीज का होता है? कितने तरह का होता है? विजुअल होता है, ऑडिटरी होता है और टैक्टाइल होता है। ना ही वो देख के समझ पाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा, नहीं सुन के रिकॉग्नाइज कर पाएगा, और नहीं कुछ नहीं उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, दैट इज ड्यू टू एग्नोसिया। इसके बाद है ऑटोटोपैग्नोसिया। अब ये ऑटोटोपैग्नोसिया क्या है? ऑटोटोपैग्नोसिया फेलियर टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अगर कोई पेशेंट अपने बॉडी के पार्ट को ही नहीं पहचान पा रहा है, अगर कोई पेशेंट अपने बॉडी के पार्ट को ही नहीं पहचान पा रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑटोटोपैग्नोसिया। क्या है? ऑटोटोपैग्नोसिया इज द फेलियर टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ऑटोटोपैग्नोसिया। ठीक है, उसके बाद है एनोगोनोसिया। क्या है? एनोगोनोसिया। इसमें क्या होता है? अनअवेयरनेस ऑफ हेमिप्लेजिक साइड। आपका हेमिप्लेजिक साइड है, अगर आपको पैरालिसिस आभा मारा हुआ है, लेकिन पेशेंट को उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसको क्या मारा हुआ है? पैरालिसिस मारा है। तो अनअवेयरनेस ऑफ हेमिप्लेजिक साइड इज कॉल्ड एनोगोनोसिया। ठीक है, इसके बाद है फिंगर एग्नोसिया। फिंगर एग्नोसिया का मतलब अनेबल टू आइडेंटिफाई थंब। पेशेंट जो है 5 उंगली में से कोई भी उंगली को पहचान नहीं पाएगा, इसको थंब नहीं बोल पाएगा, इसको बोलेगा लिटिल फिंगर है, इसको लिटिल फिंगर नहीं बोलेगा, इसको थंब बोलेगा। तो अनेबल टू आइडेंटिफाई फिंगर इज कॉल्ड फिंगर एग्नोसिया। इसके बाद है एग्राफिया। एग्राफिया का मतलब ग्राफ, ग्राफ मतलब डिफिकल्ट टू राइट, मतलब कि पेशेंट जो है लिख नहीं पाएगा, दैट इज कॉल्ड ड्यू टू एग्राफिया। एग्राफिया में क्या होता है? पेशेंट जो है लिख नहीं पाता है। उसके बाद है एक्केकुलिया। क्या है? एक्केकुलिया। एक्केकुलिया में क्या होता है? डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, अगर वो कैलकुलेशन में उसका डिफिकल्टी है तो दैट इज एक्केकुलिया। अब हम स्ट्रोक को कंप्लीट करते हुए स्ट्रोक के जो लास्ट क्लिनिकल फीचर हैं, दैट इज परसेप्शन एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शन, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो परसेप्शन एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शन क्यों होता है? ड्यू टू लीजन इन नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब। ब्रेन में पैराइटल लोब होता है, उसके नॉन डोमिनेंट पार्ट में अगर कोई लीजन हो जाए तो क्या होता है? परसेप्शन एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शन। ठीक है, अब क्या है? विजुओ स्पाशियल रिलेशन डिसऑर्डर। इसमें हम क्या देखने वाले हैं? विजुओ स्पाशियल रिलेशन डिसऑर्डर में देखेंगे डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग डिस्टेंस, साइज, पोजीशन एंड रिलेशनशिप ऑफ होल बॉडी पार्ट। इसमें क्या होता है ना विजुओ स्पाशियल रिलेशन डिसऑर्डर में, कि जो पेशेंट होता है वो किसी चीज को डिटरमाइन नहीं कर पाता है, पता नहीं कर पाता है, डिस्टेंस नहीं पता कर पा रहा है, साइज नहीं पता कर पा रहा है, पोजीशन, डिस्टेंस, साइज, पोजीशन पेशेंट को पता नहीं चल पा रहा है कि कितना डिस्टेंस है, कितना साइज है, इसका पोजीशन क्या है, ये पेशेंट को नहीं पता चल पा रहा है। और साथ में उसके बॉडी पार्ट का जो रिलेशनशिप है, मतलब कि उसका बॉडी पार्ट का साइज क्या है, उसके बॉडी पार्ट में कौन से फंक्शन है, वो प्रॉपरली वो बिलीव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सेकेंड है यूनिलैटरल बॉडी निग्लेक्ट। यूनिलैटरल बॉडी निग्लेक्ट का मतलब हो रहा है इन्वॉल्व लिम्ब को वो पता नहीं कर पा रहा है, इन्वॉल्व लिम्ब को वो निग्लेक्ट कर रहा है। अगर उसके राइट साइड में हेमिप्लेजिक है, मतलब उसका राइट साइड हेमिप्लेजिया है, तो वो क्या करेगा? अपने राइट साइड को निग्लेक्ट कर देगा, उसको समझ ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसका राइट साइड जो है वो हेमिप्लेजिक है। ठीक है, उसको लगता है कि सब नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद है विजुओ स्पाशियल इंपेयरमेंट। इसमें क्या हो गया? विजुओ स्पाशियल मतलब विजुअल से रिलेटेड इंपेयरमेंट है यहाँ पे। डज नॉट रिकॉग्नाइज रिस्पॉन्ड टू कॉन्ट्रालैटरल अफेक्टेड नॉन डोमिनेंट ऑन द राइट साइड। मतलब क्या होता है ना विजुअल स्पाशियल इंपेयरमेंट में, वो किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है उसके कॉन्ट्रालैटरल में। अगर वो राइट साइड में बैठा हुआ है तो वो अपने राइट साइड के सारी चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, उस चीज को समझ पा रहा है, लेकिन जो लेफ्ट साइड में है वो नहीं कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में करेगा। अगर लेफ्ट साइड का कर रहा है तो पूरा लेफ्ट साइड का ही करेगा, राइट साइड में नहीं करेगा। विजुअल स्पाशियल इंपेयरमेंट, उसको कुछ समझ नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद है सोमैटोगोनोसिया। सोमैटोगोनोसिया का मतलब है बॉडी इमेज डिसफंक्शन। इसमें क्या होता है? सोमैटोगोनोसिया में जो पेशेंट होता है उसके बॉडी का इमेज डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब कि पेशेंट जो है आइडेंटिफाई करना नहीं चाहता है, मतलब कि उसको पता ही नहीं चल पाता है कि इसका बॉडी जो है या तो मिरर इमेज में है या सेल्फ इमेज है,
वो खुद को अगर मिरर के सामने में भी खड़ा हो जाएगा ना तो उसको ये नहीं पता चल पाएगा कि वो मिरर है। उसको लगेगा कि सामने मेरे जैसा बंदा ही खड़ा है, वो लगेगा, उसको डर लगेगा कि सामने मेरे जैसा बंदा कहाँ से आ गया, लेकिन उसको ये नहीं पता चल पाएगा कि ये तो आईना है, आईना नहीं है वो इसका डिस्फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोमैटोगोनोसिया। उसके बाद है विजुअल परसेप्शन इंपेयरमेंट। क्या है? विजुअल परसेप्शन इंपेयरमेंट। इसमें क्या होता है? डिफिकल्टी फाइंडिंग वे फ्रॉम वन टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह तक उसको जाना है तो वो रास्ता ही भूल जाएगा, उसको पता ही नहीं चल पाएगा किधर से जाए, इधर से जाए कि इधर से जाए, वो लड़खड़ाता हुआ चला जाएगा, गिरते पड़ते वो चला जाएगा। उस पर विजुअल परसेप्शन इंपेयरमेंट देखने को मिलता है कि वो डिफिकल्टी फाइंडिंग में वो अपना रास्ता भूल जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए। एंड अनदर इज द कॉग्निटिव डिस्फंक्शन। कॉग्निटिव डिस्फंक्शन में मतलब डिफिकल्टी इन ओरिएंटेशन, अटेंशन, कॉन्सेप्ट, मेमोरी एंड लर्निंग। उसका सारा डिस्फंक्शन हो गया, ना ही वो अटेंशन किसी को दे पा रहा है, ना वो खुद अटेंटिव है, उसके ना ही उसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है, ना ही उसका मेमोरी सही से काम कर पा रहा है, ना ही कुछ याद कर पा रहा है। ये सब आपको स्ट्रोक वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगे, दैट इज कॉग्निटिव डिस्फंक्शन। एंड देन है डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग। जब वो खाना खाता है तो गिलने में उसको बहुत दिक्कत होता है, दैट इज डिस्फेजिया। एंड अनदर वन इज ब्लैडर बॉवेल इंपेयरमेंट। उसका ब्लैडर बॉवेल यूरिन जो करेगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो सही से नहीं कर पाएगा, वो पैंट में ही यूरिन कर देगा, दैट इज ओवरफ्लो इनकंसिस्टेंसी, मतलब यूरिन ओवरफ्लो कर देगा। उसके बाद है सेक्सुअल डिस्फंक्शन। क्या है? सेक्सुअल डिस्फंक्शन उसका जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये ऑल जो है स्ट्रोक के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ है सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन, जिसमें हम देखने वाले हैं साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन क्या होता है, उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल डिस्फंक्शन क्या होता है, डीबीटी क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये सब आपको सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इतना ही जो स्ट्रोक का जो क्लिनिकल फीचर्स है यहाँ पे हम खत्म करते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी जो डिस्फंक्शन आप थोड़ा बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटा पॉइंट लिखा हुआ है, और ग्लैडिस सैमुअल बुक को फॉलो कीजिए, ग्लैडिस सैमुअल बुक को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर्स है अब तक 5 वीडियो में मैंने बनाया है स्ट्रोक के क्लिनिकल फीचर्स, उसके रिफ्लेक्सेज, उसके बाद आपको बताया था ये परसेप्शन, कॉग्निटिव क्या होता है, सिनर्जी मैंने बता चुका हूं अभी तक। और अब हम बताएंगे असेसमेंट। एक वीडियो आएगा असेसमेंट का और एक वीडियो आएगा मैनेजमेंट का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगला वीडियो में आपको सारा कंटेंट जो है स्ट्रोक का मिल जाएगा। इसके अलावा इस चैनल पर आपको मिलेंगे पीटी न्यूरो के सारे कंटेंट और ऑर्थो न्यूरो के भी कंटेंट मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आपको इस चैनल से जुड़ना है और इस चैनल पे आपको सपोर्ट भी दिखाना है। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।